नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है, जब बेटे को पता चली माँ की सच्चाई तो बेटे ने लिया एक फैसला। रचना सुनो, आज शाम लड़की वाले आएंगे। भाई साहब के रिश्ते की बात चल रही है, तो तुम सब घर में चाय नाश्ता संभाल लेना, राहुल ने अपनी पत्नी से कहा। क्या क्या बात कर रहे हो राहुल? अभी भाभी को गए पूरे 1 महीने भी नहीं हुए और भाई साहब की दूसरी शादी भी देखने लगे सभी? रचना ने आश्चर्य से पूछा। हाँ तो क्या हुआ, आज नहीं तो कल करना ही होगा ना, वरना बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा? बेड पर बैठते हुए राहुल ने कहा। रचना राहुल की बात सुनकर स्तब्ध रह गई और मन ही मन सोचने लगी, मतलब एक औरत का वजूद सिर्फ बच्चे और घर संभालना ही है क्या? औरत का और कोई अस्तित्व नहीं? क्या अगर एक औरत यही करे तो समाज और परिवार को ये बात मंजूर होगी? आज रचना को पुरुषों से नफरत होने लगी थी और अपनी जेठानी के दर्द का एहसास भी भली भांति हो गया था। क्यों उन्होंने भाई साहब का आखिरी समय में त्याग किया? आज एक बार फिर वो सब कुछ याद आ गया। जिन दुख भरे लम्हों को वो भूलने की कोशिश कर रही थी, उसके आंखों के आगे उसकी जेठानी की यादें पुनः ताज़ा हो गईं। रचना की जेठानी सीता से रचना की बहुत बनती थी। हर कोई उन्हें देवरानी जेठानी कम बहनें ज़्यादा कहता था। दूर दूर से आए रिश्तेदार, आस पड़ोस जो भी दोनों को देखता, सब यही कहते कि देवरानी जेठानी हो तो तुम्हारे जैसी। सीता सिर्फ नाम से ही नहीं, व्यवहार से भी उतनी ही सौम्य और संस्कारी थी। परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखना भली भांति जानती थी, चाहे उसके लिए उन्हें खुद जो भी सहना पड़े। सीता ने कभी किसी को अपने दर्द का एहसास नहीं होने दिया। जब तक सीता जिंदा थी, रचना के लिए ढाल बनकर खड़ी थी और हमेशा एक बड़ी बहन की तरह प्यार किया। जेठ जी पुड़तिया माँ के भक्त, जो वो कह दे वो ही सही, बाकी सब गलत। इस बात को लेकर अधिकतर ही दोनों लोगों में बहस हो जाती, लेकिन जेठ जी कभी भी अपनी माँ के दोहरे चरित्र को समझ नहीं पाए, जो बेटों के सामने तो बिल्कुल सीधी सादी बनी फिरती, लेकिन बहुओं के सामने कुछ और ही रूप होता। तभी रचना ने अपने पास सोए हुए जेठानी के दोनों बच्चों को सीने से लगाते हुए मन ही मन कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपना किया वादा कभी नहीं तोड़ूंगी। मैं इन बच्चों की जिम्मेदारी किसी को नहीं दूंगी। भाभी से भी किया वादा पूरा करके रहूंगी। सीता ने आखिरी वक्त में रचना का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा था कि रचना, वादा करो कि तुम अब इन बच्चों की सिर्फ चाची नहीं, माँ बनकर भी जिम्मेदारी निभाओगी। अब तुम सिर्फ एक बच्चे की माँ नहीं, बल्कि 3 बच्चों की माँ हो। मैं अपने बच्चों के लिए और किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, खास तौर से अपने बेटी के लिए। बोलो रचना। मैं वादा करती हूँ भाभी कि आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी, लेकिन आपने मुझे कभी नहीं बताया, क्यों नहीं? आप इतना कुछ सह रही थी और मैं कभी आपकी हंसी के पीछे का दर्द नहीं देख पाई। मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन भगवान के लिए आप ऐसा मत बोलिए। भाभी, सब ठीक हो जाएगा, मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकती। रचना ने रोते हुए वेंटिलेटर पर पड़ी अपनी जेठानी सीता से कहा, लेकिन तब तक सीता ने दम तोड़ दिया था। सीता के हाथों की पकड़ ढीली पड़ी और रचना का हाथ छूट गया। रचना जोर से चिल्ला पड़ी, भाभी। सीता को याद करते करते रचना की आंखें डबडबा गईं कि तभी राहुल ने कहा, कहाँ खो गई, जरा एक गिलास पानी देना। राहुल की बात से रचना की तंद्रा टूटी। उसने कहा, हाँ लाती हूँ। रसोई में पानी लेने गई तो उसका सामना सामने खड़े जेठ जी से हो गया। उनको देखकर आज रचना के मन में सम्मान की जगह घृणा और गुस्सा दोनों उत्पन्न हो गई। जिनको वो बड़े भाई की तरह मानती थी, उसे क्या पता था कि वो इतने स्वार्थी और मतलबी पुरुष थे, और सीता की मृत्यु के जिम्मेदार भी रचना की नज़रों में उसके जेठ जी ही थे। उनके पुत्र के चाहत ने ही भाभी की जिंदगी छीन ली। आज एक बेटा बेटी दोनों थे उनके पास, लेकिन उनको जन्म देने वाली माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। तभी अमर ने कहा, रचना जरा पानी देना। रचना ने पानी का गिलास पकड़ाया, लेकिन अपने मन के गुस्से पर काबू नहीं हो पा रहा था। उसने दबी जुबान में ही कहा, भैया, दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन मेरे लिए इस घर में सीता भाभी की जगह कोई नहीं ले सकता, और भाभी से किया वादा भी मैं अपने आखिरी दम तक निभाऊंगी। मैं बच्चों की जिम्मेदारी किसी को भी नहीं दूंगी। एक सांस में कहते हुए रचना डबडबाई आंखों से वहां से तेज कदमों से जाने लगी। तभी अमर ने रचना को रोकना चाहा। पलटकर आश्चर्यचकित हो उसने रचना से कहा, मतलब? रचना रुको। तभी पीछे से राहुल ने कहा, भैया आप कहीं जा रहे हैं क्या?
हाँ, बाहर जा रहा था कुछ काम से, अमर ने कहा। वो भैया, दरअसल माँ ने मना किया कहीं जाने से आपको। आज कुछ मेहमान घर पर आने वाले हैं आपसे मिलने, राहुल ने कहा। रचना वहाँ से अपने कमरे में चली गई और दोनों भाइयों की बातों को कान लगाकर सुनने लगी। कैसे मेहमान राहुल? अमर ने कहा। तब तक सास उमा जी बोल पड़ी। अमर बेटा, दरअसल आज एक लड़की वाले आएंगे तेरे रिश्ते के लिए। अब कब तक तू यूं अकेला जिंदगी बिताएगा? साथ में 2 बच्चों की भी जिम्मेदारी है। तूने तो सीता के जाते मुझसे मुंह मोड़ लिया, लेकिन मैं तो माँ हूँ और एक माँ तो अपने बच्चों का भला ही चाहती है। और एक जीवन साथी की ज़रूरत तुझे भी तो है जो तेरा ख्याल रखे। अपनी आंखें बंद होने से पहले बस तुम्हारा संसार बसा देखना चाहती हूँ। इतना सुनते ही अमर की आंखें गुस्से में लाल, जोर से चिल्लाकर बोल पड़े। कौन कहता है कि मैं अकेला हूँ? मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। मेरी सीता का अस्तित्व आज भी जिंदा है मुझ में और मेरे बच्चों में। वो कभी नहीं मर सकती, कभी नहीं। और पास पड़े कुर्सी पर धम्म से बैठ गए, अपने चेहरे को ढक रो पड़े। अमर को आज अस्पताल का वो आखिरी लम्हा एक बार फिर याद आ गया। एक तरफ जहां घर में पुत्र जन्म की खुशियां मनाई जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ आईसीयू के बाहर अमर सीता के लिए मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि तभी डॉक्टर ने बाहर आकर कहा कि मिस्टर अमर, आई एम सॉरी, बस कुछ समय ही है उनके पास, उनके बचने के अब कोई चांसेस नहीं है। अमर ने जैसे ही अंदर जाने की कोशिश की तो डॉक्टर ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुकिए मिस्टर अमर, वो आपसे नहीं सिर्फ रचना से मिलना चाहती हैं। उनके सिवाय वो घर के किसी भी सदस्य से मिलना नहीं चाहती हैं। इतना सुनते ही आश्चर्यचकित हो डॉक्टर की तरफ देखने लगे और वहीं घुटनों के बल बैठ फूट फूट कर रो पड़े अमर, और सन्न रह गया पूरा परिवार। कांपते कदमों से रचना ने आईसीयू में प्रवेश किया। पीछे पीछे अमर भी गए और कहा, सीता माफ़ कर दो मुझे, एक बार मेरी तरफ देख लो। लेकिन सीता ने मुंह फेर लिया था और रचना से कहा, रचना अपने भाई साहब को बोलो यहाँ से चले जाएं। अब उनका और मेरा कोई रिश्ता नहीं। अपने शरीर के साथ साथ इनसे जुड़े रिश्तों को भी मैं त्याग रही हूँ। जो इनको चाहिए था वो मैंने इनको दे दिया। अभी अपने पुत्र और परिवार के साथ खुश रहें। मेरा आखिरी खत इनको देना बस। अमर ठगे से निरुत्तर देखते रह गए। ना होठों में शब्द बचे थे, ना ही जिह्वा आज साथ दे रही थी। मस्तिष्क शून्य हो चुका था। रचना ने जैसे ही खत अमर की तरफ आगे बढ़ाया, अमर ने कांपते हाथों से उस खत को पकड़ा। आखिरी खत में लिखा था, अमर, आपको मेरा आखिरी प्रणाम। ये खत मैं आपको जीवित अवस्था में लिख रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि जब आप ये खत पढ़ें तब तक मैं जीवित ना रहूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी अब पूरी हो चुकी है। पता नहीं कल क्या हो। अमर, जब हम विवाह के बंधन में बंधे थे उस दिन, उस पल से ही मैंने आपको अपना सब कुछ मान लिया था। मेरी पूरी दुनिया सिर्फ आप थे। मेरी खुशी भी आपकी खुशी में मैं ढूंढ लेती थी। लेकिन अफसोस, आपके लिए मैं सब कुछ क्या कुछ भी नहीं थी। आप मुझसे सिर्फ सामाजिक रिश्ता निभा रहे थे और मैं पगली दिल से। मेरे लाख मिन्नतें करने और समझाने पर भी आपने बेटा पैदा करने की चाह में माँ जी का साथ दिया, ये जानते हुए भी कि अगर दूसरी बार डिलीवरी हुई तो मेरी जान को खतरा है। लेकिन आपको ये डॉक्टरों के चोचले लग रहे थे। आपने कहा कि बिना बेटे के मैं अधूरा हो जाऊंगा। बुढ़ापे में बेटा ही सहारा होता है, बेटियां नहीं। मैं अपनी बेटी जिया को बहुत प्यार करती हूँ और उसकी जगह मेरे जीवन में कोई नहीं ले सकता। इसलिए उसकी जिम्मेदारी मैं रचना को देती हूँ। मेरे ना रहने के बाद वो ही उसकी चाची माँ बनकर उसके साथ रहेगी। आपसे आज मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि एक पुरुष कभी दूसरे पुरुष का सहारा नहीं होता। आपकी ये सोच गलत है। एक पुरुष को जन्म से लेकर आखिरी समय तक एक औरत के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। आप भूल गए कि एक बेटे को जन्म उसकी माँ देती है, रातों की नींद से लेकर अपनी खुशी तक कुर्बान कर देती है, और फिर जुड़ती है जीवन संगिनी यानी उसकी पत्नी, जो आखिरी दम तक साथ देती है, उसके दुख सुख की सहभागी बनती है। स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक बेटी भी पिता का सहारा बन सकती है अगर उसे भी मौका दिया जाए तब। इस बात की क्या गारंटी होती है कि बेटा सहारा ही होगा? अगर हर बेटा अपने माता पिता का सहारा ही होता तो लोग बहू क्यों लाते? क्यों समाज में वृद्धाश्रम बने हैं, वहाँ बेटे ही छोड़कर जाते हैं अपने माता पिता को। लेकिन बदनाम लोग बेटी बहू को करते हैं। वंश का नाम बेटियां भी बढ़ाती हैं और कुछ नालायक बेटे वंश का नाम डुबो भी देते हैं।
खैर अब दूसरी बात, मेरे मरते ही आपकी दूसरी शादी की बात की जाएगी, जो स्वाभाविक है, क्योंकि जिस घर में बहू की जान पर खेलकर लोग बेटा चाह सकते हैं, वहाँ बेटे की दूसरी शादी कोई बड़ी बात नहीं है, गलत भी नहीं कहूँगी। लेकिन सिर्फ एक गुजारिश है आपसे कि शादी तभी करना जब एक पत्नी के पति बन पाओ, सिर्फ नाम से ही नहीं, अधिकार से भी सभी चीज़ें निभा पाओ, उस लड़की की खुशियाँ भी तुम्हारे लिए मायने रखती हूँ। मैं इसी बात के साथ अपनी बात खत्म करती हूँ। सिर्फ सामाजिक तौर पर पत्नी सीता तुम्हारी पत्नी नहीं लिख सकती, क्योंकि वो तो मैं कभी थी ही नहीं। उमा जी की पोते की जिद अमर और सीता की जिंदगी पर भारी पड़ गई थी। सीता बार बार समझाती कि रचना का बेटा तो है ही, वो भी तो हमारे लिए बेटे समान है, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। तभी उमा जी ने कहा, बेटा रोना बंद कर और तैयार हो जा, वक्त के साथ साथ सब भूल जाएगा, लड़की वाले आते ही होंगे। लेकिन आज अमर का फैसला अड़िग था। अमर ने कहा, माँ, ना का मतलब सिर्फ ना ही होता है। मेरी ज़िंदगी में सीता की जगह कोई नहीं ले सकता। एक गलती कर चुका हूँ, दूसरी नहीं करूँगा। मैं अकेला नहीं हूँ, मैंने जो सीता के साथ किया उसका पश्चाताप को करना ही होगा। आपको वारिस चाहिए था, वो आपको मिल गया, अब आप मेरी चिंता ना करें, मैं अपने बच्चों के लिए काफ़ी हूँ। वैसे भी सीता ने बच्चों को तो रचना के हाथ दिया है, तो अब मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं। चलता हूँ, आप उन लोगों को मना कर दीजिएगा। रचना आज अपने जेठ की बातों से जहाँ एक तरफ खुश थी, वहीं दूसरी तरफ दुखी भी थी कि काश ये कदम जेठ जी ने पहले ही उठाया होता तो आज भाभी जिंदा होती और शायद जिंदगी में ये दुखद लम्हा आया ही ना होता। उमा जी सन्न बेटे का चेहरा देखती रह गईं, क्योंकि आज अमर ने पहली बार उनके किसी फैसले को मानने से इनकार किया था। आपको अमर का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।